नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम स्टडी चैनल पर। तो मैं राजकुमार राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए स्पेशल एसएससी जीडी जो कि परीक्षा 2021 में होने वाली है, जो आगामी परीक्षा है हमारी, उसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट जो कि पॉलिटी के जो टॉप 25 क्वेश्चन, यानी कि एकदम से बेहतर क्वेश्चन जो उनसे संबंधित रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको हम इस वीडियो क्लास में देखेंगे और साथ के साथ उनके अन्य तथ्यों को भी क्लियर करेंगे। तो पहला इस क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट कि इसका देखिए जैसा कि प्रश्न में आंसर दे रखे हैं, ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर है, चूंकि पूछा गया है कि भारत की संविधान की सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, जरा याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इसका सही आंसर होगा। और स्टूडेंट इस बात को याद रखें, भारत की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के माध्यम से एक दो प्रश्न आप और याद रखें, चूंकि जीडी स्पेशल सीरीज है तो इस बात को भी कम से कम आप याद रखेंगे। जैसे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो याद रखें, भारत की संविधान सभा की जो थी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर हम एसएससी जीडी के स्पेशल की बात करें, स्पेशल क्वेश्चन को देखते हुए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी कि हम इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ अन्य प्रश्न पर भी, महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर भी बात करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखने का प्रयास करें। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और साथ ही साथ इसमें एक प्रश्न आप याद रखेंगे, इसी में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हो सकता है कई बार ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था या किसके तहत किया गया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो जैसा कि स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है आपके सामने है, बी आंसर इसका सही होगा, जो कि हम कह सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब साथ के साथ स्टूडेंट एक बात और याद रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और परीक्षा में देखने को मिल सकता है, जैसे कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए, कैबिनेट मिशन 1946 में 1946 में भारत आया था। यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से आप दूसरा प्रश्न भी और आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद रखें। तो यानी कि आपके दो प्रश्न यहाँ से जो जीडी स्पेशल सीरीज है उसमें एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। तो साथ के साथ बात करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन भारत में किस देश से ली गई व्यवस्था है। दोस्तों जैसा कि आपके सामने ऑप्शन हैं, ए यूके, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जर्मनी। दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस विषय को आप अच्छी तरीके से समझें। इसका सही आंसर जो होगा प्यारे स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा आपका यूएसए।
यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका सही आंसर होगा, यानी कि अमेरिका के संविधान से। दोस्तों क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन, जरा ध्यान से सुने। न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, यानी कि उसको अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लें। इसके अंतर्गत हमारी न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि अगर संसद या फिर राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाते हैं, तो उसके लिए वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी कि उस कानून को वो असंवैधानिक घोषित भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका होगा अमेरिका। और इस बात को स्पष्ट याद रखें स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो व्यवस्था है वो भारत ने किस देश से ली है, तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका से ली है। और दोस्तों ये भी बात आप याद रखें, भारत और अमेरिका दो ही ऐसे देश हैं जहां पर न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था भी है, यानी कि आपके ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। एसएससी जीडी के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके सीधे परीक्षा में मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुने स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता किस देश से ली गई अवधारणा है? ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। ए ऑप्शन आपके सामने है ब्रिटेन, बी ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, और सी ऑप्शन आपके सामने है फ्रांस, और डी ऑप्शन आपके सामने है कनाडा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जैसे कि इस प्रश्न का आंसर सही है वो है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ब्रिटेन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि इससे संबंधित हम क्या अन्य तथ्य याद रख सकते हैं, यानी कि इस विषय वस्तु को इस तरीके से याद रखिए। प्रश्न क्या था, एक बार पुनः सुने। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में एक बात कही गई है जिसका नाम है कानून के समक्ष समानता, यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये जो अवधारणा है किस देश से ली गई है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। लेकिन दोस्तों यही आर्टिकल 14 में दूसरी बात भी कहीं ना कहीं कही गई है, और इस प्रश्न को आप इसी प्रश्न के साथ याद रखें। जैसा कि जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विधियों के समान संरक्षण किस देश से ली गई व्यवस्था है, तो विधियों के समान संरक्षण जो है वो आपका अमेरिका से ली गई व्यवस्था है। यानी कि आर्टिकल 14 में दो बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। पहली, अगर एग्जाम में पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में किस देश से ली गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है विधियों के समान संरक्षण व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो उस समय आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका। यानी कि आपके एक प्रश्न के माध्यम से दूसरा प्रश्न भी और बेहतर तरीके से क्लियर होना चाहिए, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? जैसा कि आपके सामने ऑप्शन है, ए स्वतंत्रता, बी न्याय, सी समानता, और डी भाईचारे का। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, और याद रखें इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्याय। यानी कि भारतीय ध्वज में जो ये चक्र होता है ये किसका प्रतीक है, कई बार पूछा जा सकता है एसएससी जीडी में, तो याद रखें न्याय का प्रतीक है। और दोस्तों ये भी बात आप याद रखें साथ के साथ, और इस बात को छाप लें कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज होता है हमारा, इसमें जो बीच में चक्र होता है उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो साथ ही साथ उस विषय वस्तु को भी याद रखें कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं, 24। और साथ ही साथ एक बात और याद रखें जो शायद आज से पहले आपने ना सुनी हो, स्टूडेंट की राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जिसको तिरंगा झंडा भी कहा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कौन सा अधिकार है? प्रश्न ये भी कभी पूछा जा सकता है, तो याद रखें
ये एक मौलिक अधिकार है, याद रखेंगे ये एक मौलिक अधिकार है। यानी कि आपके दिमाग में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट है तो ध्वज फहराने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों याद रखिए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। अब आपके ये तथ्य इस प्रश्न के साथ भी क्लियर होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में जाकर बेहतर कर सकें। साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत शानदार प्रश्न है, जैसा कि 24 अगस्त के पैट के एग्जाम में भी पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। जरा ध्यान से सुने। ए ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन CD देशमुख। दोस्तों कितना बढ़िया प्रश्न है, जरा इसको याद रखें। और इसके साथ साथ मैं अन्य कॉन्सेप्ट भी इसके माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, ऐसे प्रश्न जो इससे रिलेटेड हैं और आपको SSC GD में बहुत सहायता करने वाले हैं। जैसे कि इसका सही आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। साथ ही साथ याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, एक बात जरा ध्यान करके याद रखें, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये तो आपसे सीधा पूछा जाएगा। और याद रखें, अगर डेट पूछी जाती है तो लिख लें 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आपके यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ याद रखें दोस्तों कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब दी गई थी? और याद रखना है स्टूडेंट, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। यदि आप इतने तथ्य को क्लियर रखते हैं तो निश्चित है कि आप GD के एग्जाम में बेहतर ही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एक प्रश्नों के साथ साथ आपके अन्य जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उसको भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक बार ध्यान देंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जैसा कि सामने आपके प्रश्न है। और याद रखें दोस्तों, कब किया गया था अगर ये पूछा जाता है तो याद रखें 13 दिसंबर 1946 को किया था। और इसको संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी थी? तो दोस्तों याद रखें 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी। यानी कि अगर इतने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो निश्चित है SSC GD में आप निश्चित ही बेहतर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार देखें। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? पहला ऑप्शन आपके सामने है 14 नवंबर 1949। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 27 अक्टूबर 1949। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनें। भारत का जो संविधान था वो जो अंगीकृत हुआ था, इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। जरा ध्यान से सुनें, इसका सही आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आप क्या चीज़ें याद रखें, जरा ध्यान से सुन लें। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, यानी कि इसको इंग्लिश में अडॉप्टेड भी कह सकते हैं और हिंदी में इसे स्वीकृति भी कह सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। विशेष रूप से याद रखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जरा एक बार फिर से सुने। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब एडॉप्टेड किया गया? 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान को कब स्वीकृति मिली? 26 नवंबर 1949। और दोस्तों चूंकि 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृति मिली, इसीलिए याद रखना है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। कई बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन भी है और आपसे पूछा भी जा सकता है। यहाँ तक बात आपके बिल्कुल मेरे हिसाब से स्पष्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, जरा ध्यान से सुने।
धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पुनः ध्यान से सुने। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, ए ऑप्शन आपके सामने है 109, बी ऑप्शन आपके सामने 110, सी ऑप्शन आपके सामने 111 और डी ऑप्शन आपके सामने है 112। दोस्तों इस प्रश्न को जरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको निश्चित ही कम से कम 4 से 5 पॉइंट क्लियर कराने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनेंगे। धन विधेयक की अगर परिभाषा की बात आई है, चूंकि प्रश्न में परिभाषा है, इसलिए धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है, तो पहले तो ये जान लें कि धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आपके आर्टिकल 110 में दी गई है। यानी कि धन विधेयक की जो परिभाषा है स्टूडेंट, वो आर्टिकल 110 में दी गई है। पुनः ध्यान से सुनेंगे और याद रखना है दोस्तों, इसके साथ साथ अन्य क्वेश्चन क्या याद रखने हैं आपको, जरा ध्यान से सुने। धन विधेयक ये वो विधेयक है जिसको इंग्लिश में मनी बिल भी कहा जाता है और इसकी परिभाषा 110 में दी गई है। और दोस्तों याद रखना है, जो धन विधेयक है 110 में इसकी परिभाषा है। और याद रखें आर्टिकल 109 में क्या है, चूंकि ऑप्शन में ये भी है तो इसे भी जरा समझ लें। आर्टिकल 109 में एक बात कही गई है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। और आर्टिकल 111 में क्या बात की गई है, जरा ध्यान से सुन लें। आर्टिकल 111 में किसी भी विधेयक को भारत का राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है। क्लियर, अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। यानी कि ये जो बात किस आर्टिकल में कही गई है, 111 में कही गई है। तो 110, 109 और 111 आपके समझ में आ जाना चाहिए। बात आती है 112 की। दोस्तों ये जो आर्टिकल 112 है, इसमें बजट बताया गया है, बजट। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। इसीलिए आर्टिकल 112 में आप कह सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि 112 में बजट बताया गया है। आशा करता हूं कि ये सब चीज़ें आपके बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी धन विधेयक से संबंधित। क्लियर, और ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। धन विधेयक से संबंधित अन्य क्या तथ्य हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। धन विधेयक जो है वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जरा ध्यान से सुनेंगे। यानी कि इसका अर्थ ये है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता, राज्यसभा में नहीं। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखें, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यानी कि ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और 14 दिन में, यदि 14 दिन तक रोक सकती है और यदि 14 दिन बाद वो स्वतः ही वहाँ से पास मान लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पर ये प्रश्न भी आपको याद रखना है जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है। तो आपको याद रखना 14 दिन तक रोक सकती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसा कि अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 29 और डी ऑप्शन है 32। जरा ध्यान से सुनेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका, वो होगा 29 विषय। ध्यान से सुनना है, वो है आपका 29 विषय। प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे अच्छी तरीके से याद रखें। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? तो आपको याद रखना है 29 विषय हैं। अब इससे संबंधित क्या क्या अन्य क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं, जरा ध्यान से सुने। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। स्टूडेंट ये बात याद रखनी है, परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, इसको छाप लें। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
भारत के संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और याद रखना है दोस्तों, इसके तहत भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था आर्टिकल 243, यानी कि 243 अनुच्छेद नया जोड़ा गया। और इसके तहत एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम था भाग 9। ये भी आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाग 9 जोड़ा गया, यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और साथ ही याद रखना है, इसके तहत एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया 243, नया भाग संविधान में जोड़ा गया भाग 9। क्लियर। और साथ के साथ कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई। अब यहाँ से आप जब देखेंगे तो आपके काफ़ी प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो यहाँ से निश्चित ही आप एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्न को हल करने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो इसका आंसर आपके सामने है 29। लेकिन ये भी बात याद रखनी है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और याद रखना एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 243। और दोस्तों याद रखना है 243 नया आर्टिकल जोड़ा गया और साथ के साथ एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम था भाग 9, यानी कि ये पंचायतों से संबंधित है। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? और आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा से, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य से, सी ऑप्शन है छुआछूत से और डी ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा से। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका छुआछूत से, या फिर इसको कह सकते हैं अस्पृश्यता, या फिर कह सकते हैं इसको छुआछूत। इंग्लिश में बोलें तो इसको हम कह सकते हैं अनटचबिलिटी। दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको बता दूं, ये CPO-SI तक परीक्षा में पूछा गया है। जरा ध्यान से सुनें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होना चाहिए छुआछूत से है, यानी कि अस्पृश्यता से है। हो सकता है ऑप्शन में छुआछूत ना हो, अस्पृश्यता मिले, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। और ध्यान रखें स्टूडेंट कि अनटचबिलिटी, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं अनटचबिलिटी से है। और इसके साथ साथ एक प्रश्न आप माइंड में बिल्कुल बैठा लें और इसको छाप लें। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 17 का संबंध किससे है, तो छुआछूत से। तो इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट बैठा लें, और ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। कई बार परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरा ध्यान से सुने, छुआछूत किसके अंतर्गत आता है, तो वहाँ आपका आंसर होना चाहिए छुआछूत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और मौलिक अधिकार नंबर 1 के अंतर्गत आता है, यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत। इंग्लिश में बोलें तो राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जरा ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 21 में किस प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है? जरा ध्यान से सुने, ऑप्शन क्या है आपके सामने है। ए संपत्ति का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है आपका जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21 क्या क्या आते हैं आर्टिकल 21 में। मैं मोस्टली आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसे मोस्टली याद रखें। आर्टिकल 21 में आता है मनपसंद की शादी करने का अधिकार, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों याद रखें, आप जैसे धूम्रपान वगैरह करते हैं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही धूम्रपान किया जाता है, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार है। खुले में घूमने का, ध्यान से सुनना है, खुले में घूमने का अधिकार,
खुले में घूमने का अधिकार और साथ की साथ खुले में शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार, ये भी आपका आर्टिकल 21 के ही अंतर्गत आता है। दोस्तों इस विषय वस्तु को याद रखें, प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। और याद रखना है स्टूडेंट, ये जो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ये बात आप छाप लें, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा जैसा कि आपके सामने है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? और ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 356। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका आर्टिकल 123, यानी कि जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 123। एक तो ये प्रश्न आप अपने दिमाग में रख लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको आमतौर पर एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करता है? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 123। दोस्तों साथ ही साथ एक प्रश्न आप याद रख सकते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने से पहले ही इस बात को बता चुका हूं कि एक प्रश्न के माध्यम से आप 2 से 3 बेहतरीन प्रश्न इस वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कभी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 213। और साथ ही साथ दोस्तों इस बात को आप दिमाग में बैठा लें, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाएगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति की कैसी शक्ति होती है? तो आपको याद रखना विधायी शक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री और डी संसद। यहाँ आपका आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, यानी कि वित्त आयोग जिसको हम अंग्रेजी में फाइनेंस कमीशन कहते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि वित्त आयोग की नियुक्ति करता कौन है, तो आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा तथ्य क्या याद रखना है दोस्तों, इसी से संबंधित अन्य तथ्य क्या याद रखें? वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आप याद रखेंगे 280 आर्टिकल में वित्त आयोग है। परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को भी आप याद रखें। और साथ ही साथ याद रखें दोस्तों, वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों के लिए करते हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। आशा करता हूं कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और साथ ही साथ इस प्रश्न को छाप लें, क्योंकि परीक्षा में सीधा देखने को मिलेगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लिख लें, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करना, यानी कि पैसे का बंटवारा करना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर जरा देखें। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 8, बी 10, सी 12 और डी 15। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों, भारत के संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं, या कह सकते हैं 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न के साथ आप एक प्रश्न और याद रखें, पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो आप याद रखेंगे 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों दोनों प्रश्न आप याद रखें, कहीं ना कहीं पर आगामी जीडी की परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा ध्यान से देखें। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ध्यान से सुनेंगे, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, समवर्ती सूची, बी राज्य सूची, सी संघ सूची और डी में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है समवर्ती सूची, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो इसको इंग्लिश में कॉनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके अन्य याद रखने हैं, जरा उन पर ध्यान दें। भारत के संविधान की एक 7वीं अनुसूची होती है दोस्तों, और इस 7वीं अनुसूची के तहत तीनों सूची बांटी गई हैं, यानी कि संघ सूची जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट यानी कि जिसको हिंदी में राज्य सूची कहा जाता है,
और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका समवर्ती सूची है, चूंकि पूछा गया है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। दोस्तों यहाँ से आप 3 प्रश्न और याद रखें। क्या पूछा जाएगा? संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो आपका आंसर होना चाहिए संसद को है, यानी कि केंद्र को है। दूसरा प्रश्न याद रखें, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को, यानी कि राज्य को है। और तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोनों को है, यानी कि राज्य को भी है और केंद्र को भी है। लेकिन दोस्तों इस बात को जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट करके छाप लें, अगर दोनों में मतभेद होता है तो प्राथमिकता केंद्र को दी जाती है, ये बात आप याद रखें, यानी कि केंद्र सरकार को दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार स्क्रीन पर देखें। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? यानी कि सिटीजनशिप के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? और ऑप्शन आपके सामने है, ए भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री और डी भारत का महान्यायवादी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा संसद। परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ संसद को है। इस बात को बिल्कुल एकदम दिमाग में स्पष्ट रख लें, क्योंकि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में सीधा पूछा जाने वाला है। अब बात आती है कि हम अन्य प्रश्न कौन कौन से याद रखें इससे संबंधित, जरा ध्यान से देखें। नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल याद होना चाहिए। नागरिकता के अंतर्गत भारत के संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर और 11 तक के आर्टिकल, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 5 से लेकर और 11 तक के जो आर्टिकल हैं वो नागरिकता के संबंध में ही वर्णन करते हैं, यानी कि नागरिकता का ही वर्णन करते हैं। और दोस्तों इस बात को आप याद रखें, भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, और जो कि ब्रिटेन से लिया गया एक प्रावधान है। निश्चित कह सकता हूं दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जीडी लेवल की लगभग प्रत्येक क्लास, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का टॉप निचोड़ इस वीडियो क्लास में आपको मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है? बहुत शानदार प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है, जरा ध्यान से सुने, एक बार पुनः सुने, बहुत दमदार क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है? दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 357, बी अनुच्छेद 358, सी अनुच्छेद 359 और डी अनुच्छेद 360। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 359। बहुत शानदार प्रश्न, एक बार ध्यान से सुन लें, बहुत ही दमदार प्रश्न। यदि मैं जीडी की बात करूं तो जीडी के हिसाब से तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, और साथ के साथ ही एसआई के हिसाब से भी है। यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा और इस प्रश्न के साथ आप कितने प्रश्न याद रखेंगे, साथ के साथ याद रखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। और दोस्तों ये बात याद रखनी है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। कई बार पूछा जाएगा किस अनुच्छेद को छोड़कर, तो आपके ये भी बात याद रखना, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। और साथ ही साथ इस प्रश्न को भी याद रखें दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 358 के तहत क्या होता है कि यदि आपातकाल लागू है, यानी कि इमरजेंसी लागू है, तो आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न भी आपको इस प्रश्न के साथ याद रखना है, ताकि आप दोनों प्रश्नों को लिंक करके याद रख सकें। पुनः एक बार ध्यान से सुने, मैं प्रश्न को समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है राष्ट्रपति, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 359। और दोस्तों किन आर्टिकलों को छोड़कर, तो याद रखना आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। और ये प्रश्न जो पूछा जाएगा ये इस प्रकार पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 358। यहां तक बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी महासचिव लोकसभा।
इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, यानी कि आपको याद रखना है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही आंसर है। अब बात आ रही होगी आपके कि इस प्रश्न के साथ साथ हम क्या क्वेश्चन याद रख सकते हैं, जरा ध्यान से सुने। संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो इस विषय में तो आपको याद रखना भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और तीसरा प्रश्न आप ये याद रख लीजिए कि संसद की संयुक्त बैठक किस संबंध में बुलाई जाती है, तो याद रखिए सिर्फ और सिर्फ संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, यानी कि इसको इस तरीके से कह सकते हैं साधारण विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जरा ध्यान से सुने। साधारण विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, इस बात को याद रखें। प्रश्न सीधा परीक्षा में देखने को मिल सकता है। यहां से आप 3 प्रश्नों को मेरे हिसाब से याद रखें। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, आपका आंसर होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष। और तीसरा प्रश्न आप ये याद रख लीजिए, संसद की जो संयुक्त बैठक है वो किस संबंध में बुलाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जरा ध्यान से देखें। अगला प्रश्न आपका क्या होगा? क्वेश्चन अगले प्रश्न पर आपके स्क्रीन के सामने है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए भारत का राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी मुख्यमंत्री। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। यानी कि ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु और याद रखें। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में है, यानी कि 159 में है। तो इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है, लेकिन जिस प्राधिकारी की शपथ का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल में होता है उसकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं होता। यानी कि ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना, जरा ध्यान से देखें। आपके सामने क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? प्रश्न को जरा ध्यान से सुने। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? ए ऑप्शन 3 माह, बी ऑप्शन 4 माह, सी ऑप्शन 6 माह और डी ऑप्शन 14 दिन। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपको 4 माह। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गलती स्टूडेंट कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुने। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, तो उसका आंसर तो आपका होना चाहिए 14 दिन। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चूंकि इस प्रश्न में पूछा गया है साधारण विधेयक को, तो साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है स्टूडेंट। ये बात आप छाप लें, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और इस प्रश्न का आंसर होगा आपका 4 माह, कभी भी पूछा जा सकता है। ध्यान से देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, लोकसभा का विघटन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में आप सीधे तरीके से याद रखें, लोकसभा का जो विघटन करता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लें, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा को भंग कौन करता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार याद रखना दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को है। और साथ ही साथ दूसरा और प्रश्न याद रखें, क्या अनुच्छेद 85 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है? यदि ये 2 प्रश्न आपके तैयार हैं तो आप ये मान के चलिए एसएससी जीडी के लिए ये विशेष रूप से चलाई गई एक सीरीज भी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक मान्य रहता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 6 सप्ताह, बी 6 माह, सी 60 दिन और डी 1 माह। तो
तो कहीं ना कहीं पर आपको इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको वो याद रखना दोस्तों, 6 सप्ताह। स्टूडेंट इस प्रश्न पर ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको पुनः फोकस के साथ सुने। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, वो कितने समय तक जारी रहता है। उसकी जो अवधि है 6 सप्ताह है दोस्तों। चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम अवधि 4 माह है या फिर 14 दिन है, तो उस प्रश्न पर आप गलती ना करें। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो अवधि होती है वो 6 सप्ताह होती है, यानी कि 42 दिन होती है। तो विशेष रूप से याद रखें, इसमें आप 6 माह याद ना करें। कई बार परीक्षा में इस बात पर गलती हो सकती है, इसलिए 6 सप्ताह याद रखें। और ये बात मैं पहले भी इस सीरीज में बता चुका हूँ। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो उसकी विधायी शक्ति होती है, यानी कि इंग्लिश में उसे लेजिस्लेटिव पावर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो या हो जाता है तो उस विवाद को किसको सौंपा जाता है। आपके सामने है स्क्रीन पर ऑप्शन, आपके सामने जरा ध्यान से देखें। ऑप्शन आपके सामने है, ए भारत के महाधिवक्ता को, बी संसद को, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी इनमें से कोई नहीं। जब आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे तो निश्चित है इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन में, चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो विवाद सौंपा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को वो विवाद सौंपा जाता है। यानी कि अब आपके बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये प्रश्न आपसे इसके साथ साथ और क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में ये व्यवस्था है। यानी कि इसके साथ साथ आप इन 2 पॉइंटों को भी क्लियर याद रखें। पहला, किस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति का चुनाव विवाद सौंपा जाता है, तो इसे भी आप याद रखें, आर्टिकल 71। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको किसको सौंपा जाता है, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या फिर हम इंग्लिश में बोलें तो सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते, यानी कि कौन सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जरा ध्यान से देखें। संघीय संसद और राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य। बी ऑप्शन आपके सामने है, संघीय संसद व राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। सी ऑप्शन आपके सामने है, संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और डी ऑप्शन आपके सामने है, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका लिखा हुआ है संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अब इसको जरा एक बार समझ लेना है, इसको आप इस तरीके से समझें। भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव में कौन भाग लेते हैं, यानी कि ये प्रश्न ये पूछ रहा है, तो आप इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कि इनके निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ध्यान से सुनना है, इनके निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो फिर लेता कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि सीधे जनता द्वारा चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि अब आपके बात मेरे हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा इस विशेष सीरीज का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 1953, बी 1954, सी 1952 और डी 1956। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न के सही आंसर की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 1952। यानी कि अब आपके दिमाग में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए स्टूडेंट, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आप लगभग ये मान के चलिए कि 10 से 12 प्रश्न और बेहतर क्लियर करने वाले हैं यदि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कि
ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, किसके लिए चलाया गया था? तो पहले तो आप ये याद रखें कि ये ग्रामीण विकास से संबंधित चलाया जाने वाला पहला प्रोग्राम था। यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित चलाया जाने वाला, या ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रामीण विकास है उससे संबंधित चलाया जाने वाला पहला प्रोग्राम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोस्तों याद रखना है, ये 1952 में इसका स्टार्ट हुआ। ये आपका कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई चीज़ थी, यानी कि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित थे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको शासन में भागीदार बनाकर, यानी कि शासन में भागीदार बनाकर उनकी ही समस्या को, यानी कि उनकी अपनी समस्या को स्वयं हल कराया जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं शासन की मदद कराई जाती है। तो याद रखना है, ये कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन से भी जुड़ा हुआ है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका रिपन को, लॉर्ड रिपन। ये प्रश्न आपका सीधा परीक्षा में पूछा जाने वाला है, इसे आप छाप लें। क्योंकि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। और स्थानीय स्वशासन के ही अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को देखते हुए ही ग्राम समाज को उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत थी 1952 में। और दोस्तों याद रखना है, जिस समय ये चलाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों याद रखना है, ये इसके बाद एक और कार्यक्रम चलाया गया जो आपको इसी से रिलेटेड याद रखना है, जो ग्रामीण समाज से ही संबंधित था, जिसका नाम था राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। जरा ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो आपका ये जो दूसरा कार्यक्रम चलाया गया, ये भी कहीं ना कहीं पर किससे संबंधित था? ये भी कहीं ना कहीं पर आपको याद रखना है, ग्रामीण विकास से संबंधित था, यानी कि उनके उत्थान के लिए चलाया जाने वाला एक दूसरा प्रोग्राम था। अब आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट आ जानी चाहिए कि ग्रामीण विकास के उत्थान के लिए चलाया जाने वाला पहला कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई। और अगर पूछा जाता है आपसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी दोस्तों, और ये भी आपका ग्रामीण विकास से संबंधित था। चूंकि सरकार इन दोनों प्रोग्रामों को चलाने के बाद वो सफलता नहीं हासिल कर पाई जो सरकार को उम्मीद थी। इसके लिए ध्यान से सुनना है दोस्तों, सरकार ने कुछ समितियां गठित की थी, जिनमें आप याद रखेंगे जो पहली समिति थी जो पंचायत के लिए, यानी कि ग्रामीण विकास के उत्थान के लिए जो बनी थी, उसका नाम था BR मेहता समिति। ये प्रश्न आपसे कभी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि BR मेहता समिति का गठन कब हुआ था। तो BR मेहता, ध्यान से सुन लें, प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। BR मेहता समिति का गठन हुआ था आपका 1957 में। अब मैं कुछ समिति आपके सामने लिख रहा हूँ। ये जो समिति हैं प्यारे स्टूडेंट, ये वो समितियां हैं, आपको केवल इनमें समिति और समिति का गठन कब हुआ था ये याद करना है। यहाँ से आपको कई प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि BR मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 1957 में हुआ। इसके बाद एक समिति बनी थी, वो भी आपको याद रखनी है, अशोक मेहता समिति। यहां से आपको ये चीजें याद रखनी है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था।
उसके बाद एक समिति और बनी थी जिसका नाम है आपका GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति। इसका गठन आपका 1985 में हुआ था। दोस्तों परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखेंगे। क्लियर? और दोस्तों इस बात को याद रखें, इसके बाद एक समिति आई थी जिसका नाम था LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। ये आई थी आपकी 1986 में। इसके बाद एक समिति आपको याद रखनी है जिसका नाम था थुंगन समिति। थुंगन समिति आई थी 1988 में। दोस्तों ये जो आपको समितियां बताई गई हैं, आप इन समितियों को इसी प्रश्न के साथ याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में सीधा देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे किस तरीके से मिलेंगे, तो जरा एक बार देख लें। वहाँ प्रश्न इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि थुंगन समिति कब आई थी, गठन कब हुआ 1988, LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ 1986, GV.K. राव समिति का गठन कब हुआ 1985, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ 1977 और BR मेहता समिति का गठन कब हुआ 1957। दोस्तों इस बात को याद रखें, ये सारी की सारी समिति जो थी, जितनी भी आपके सामने हैं, ये समितियां पंचायती राज से संबंधित थी। यानी कि दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं तो इतना समझिए कि ये आपका ग्रामीण विकास से संबंधित थी। चूँकि प्रश्न हमारा यही था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1952 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। चूँकि वो ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ समिति हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास करें, ताकि निश्चित है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो क्लास के माध्यम से SSC GD परीक्षा में लाभान्वित हो सकें। क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट बता देता हूं स्टूडेंट, इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैक्सिमम वो क्वेश्चन बताने का प्रयास किया गया है जो ज़्यादातर आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ एक प्रश्न के माध्यम से अन्य प्रश्न को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।